नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, 7वें फेज के 57 सीटों का क्या है खेल। आइए इसी खेल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 का आखिरी फेज यानी 7वां फेज 57 सीटों के लिए 8 राज्यों में 1 जून को संपन्न होगा और परिणाम घोषित होगा लोकसभा चुनाव का 4 जून को। 1 जून को होने वाले 8 राज्यों जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, 57 सीटों का खेल है। आइए हम आपको बता रहे हैं 8 राज्य का चुनावी खेल क्या है। आइए सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे आपको कि 57 सीटों का लेखा जोखा वन लाइनर ये है कि 57 सीटों में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिला था 25 सीट, उसके एलआई को मिला था 5 सीट यानी एनडीए को 30 सीट, इंडिया अलायंस को जिसमें कांग्रेस को 8 और उसके एलआई को 1 और अन्य के खाते में गया था 18 सीट, जिसमें 4 उड़ीसा में बीजेडी, पंजाब में 1 आप, पंजाब में 2 अकाली दल। चूंकि अकाली दल 2019 में एनडीए के साथ था लेकिन उसके बाद वो अलग हो चुका है। 2 बीएसपी उत्तर प्रदेश में और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को 9 सीट यानी कुल मिला के 58 सीट, एनडीए 30 सीट, इंडिया अलायंस 9 सीट और अदर्स 18 सीट। अब असली खेल हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए हम शुरू करते हैं बिहार से। बिहार में कुल 8 सीट है जिसमें बीजेपी को मिला था 5 और जेडीयू को मिला था 3 सीट। अब देखिए इसमें कौन से सीट है। नालंदा जेडीयू को मिला था, पटना साहिब बीजेपी को, पाटलिपुत्रा बीजेपी को, आरा बीजेपी, बक्सर बीजेपी, सासाराम बीजेपी, काराकट जेडीयू और जहानाबाद जेडीयू। अब देखिए ध्यान देने की बात यह है इसमें कि इन 8 सीटों में 5 सीट बीजेपी को मिला था और 3 जेडीयू को। अब ये देखिए कि इसमें 50% से ज़्यादा वोट पाने वाले क्षेत्र में बीजेपी के कैंडिडेट कितने हैं। नालंदा में जेडीयू को 42% मिला था, पटना साहिब में यानी बीजेपी को 61.85% यानी रविशंकर प्रसाद को मिला था 61.85%। और अब जानते हैं कौन हारे थे उनसे? शत्रुघ्न सिन्हा जो 2014 में बीजेपी के एमपी थे, वहां से उन्हें टिकट नहीं दिया गया, रविशंकर प्रसाद को दिया गया और रविशंकर प्रसाद ने उन्हें बुरी तरह हराया। यानी बीजेपी को मिला 61.85 यानी 62% वोट पटना साहिब। पाटलिपुत्रा में बीजेपी जीती, रामकृपाल यादव ने लालू जी की बेटी को हराया था, मीसा को, और रामकृपाल जी को मिला था 47.28 यानी बीजेपी को मिला था। आरा में आरके सिंह यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, उनको मिला था बीजेपी में 52.42%। बक्सर में अश्विनी चौबे जीते थे बीजेपी के, उनको मिला था 47.94। सासाराम में बीजेपी जीती थी, उसको मिला था कैंडिडेट को 50.76 यानी 51%। कराकट में जेडीयू की जीत हुई थी 47.25% और जहानाबाद में जेडीयू की जीत हुई थी 42.17%। अब देखिए यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट को एक पटना साहिब,
एक आरा और एक सासाराम। ये 3 सीट ऐसा है जहां पर 50% से ज़्यादा वोट मिला था। और सीट कितना मिला था बीजेपी को? इस 8 में से 5, यानी 5 में से 3 सीट पे बीजेपी को मिला था 50% से ज़्यादा वोट। अब देखिए इसमें क्लोज फ्लाइट कौन सा क्षेत्र में था? वो क्षेत्र है पाटलिपुत्रा। अब देखिए पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव जीते थे, उनका विक्ट्री मार्जिन था। देखिए यहां पर क्लोज कंटेस्ट हम आप 8 राज्य का बताएंगे। क्लोज कंटेस्ट का हम अर्थ ये बता रहे हैं आपको कि जिस कैंडिडेट को 5% से कम वोट से जीत हुई है उसे हम क्लोज कंटेस्ट मानेंगे। बिहार में रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा यादव को हराया था, लेकिन वो क्लोज कंटेस्ट था। रामकृपाल यादव ने मीसा को हराया था 39,321 वोट से, और वो फीसदी में बनता है 3.65%, यानी तकरीबन 4% के वोट से मीसा हारी थी। और ये वो क्षेत्र है पाटलिपुत्रा जहां पर मीसा लालू जी की बेटी दूसरी बार हारी है। 2014 में भी हारी थी और 2019 में भी हारी। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद पाटलिपुत्रा से स्वयं भी हार चुके हैं। आपको बताऊं 2009 में जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव ने लालू प्रसाद यादव को, हालांकि क्लोज कंटेस्ट था लेकिन हराया था। लालू जी भी पाटलिपुत्रा से हारे हैं, रंजन कुमार यादव से, प्रसाद यादव से, जेडीयू से। और उसके बाद लगातार 2014 और 2019 में मीसा हारी हैं रामकृपाल यादव से। ये बिहार का पहला जो 8 में से क्षेत्र है जहां पर क्लोज कंटेस्ट है पाटलिपुत्रा। दूसरा एक और है जहानाबाद। जहानाबाद से जेडीयू की जीत हुई थी 2019 में, लेकिन आरजेडी के कैंडिडेट को उन्होंने सिर्फ 1751 वोट से हराए थे, यानी 1751 वोट से आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद में हारे थे जेडीयू के कैंडिडेट चंदेश्वर प्रसाद जी से। यानी चंदेश्वर प्रसाद 1751 वोट से जीते थे और फीसदी में देखेंगे 0.22 मात्र। तो बिहार में 2 सीट, एक पाटलिपुत्रा और दूसरा जहानाबाद, क्लोज कंटेस्ट रहा है, जिसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। वैसे जैसा मैंने बताया दोनों सीट में दोनों एनडीए को मिला था। यह हुआ बिहार का 8 सीट। अब देखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बीजेपी को 2014 में भी 4 सीटें मिली थी लोकसभा की और 2019 में भी, बल्कि वोटों का जो प्रतिशत है 2019 लोकसभा चुनाव में भारी बढ़ोतरी हुई थी और मैं वो आपको बता रहा हूं। अब देखिए कांगड़ा से लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की जीत हुई थी। जानते हैं कितना वोट मिला था? 72.02, यानी जितना वोट कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने डाला था उसमें नरेंद्र मोदी के नाम पे कहिए, जो भी कहिए, 72.02% वोट मिला था बीजेपी को। मंडी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को मिला था 68.75%, भारी बहुमत। और हमीरपुर में बीजेपी को मिला था, जहां से अनुराग ठाकुर चुनाव जीतते रहे हैं काफ़ी समय से, उनको मिला था 53.61%। और शिमला में बीजेपी को मिला था 66.3.5%। यानी कहने का मतलब ये है कि बीजेपी हिमाचल में जीत ही नहीं दर्ज की थी, भारी जीत दर्ज की थी। और आप अंदाज लगा सकते हैं। हाँ, एक बात मैं बताऊंगा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र, जहां के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, जहां से कंगना रनावत बॉलीवुड स्टार बीजेपी की तरफ से लड़ रही हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने उतारा है स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, जो कांग्रेस के बहुत बड़े पुराधा रहे हैं और राजा साहब रहे हैं रजवाड़ा के, और उन्होंने कई बार
लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है, कई बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं और मंडी से वीरभद्र सिंह भी चुनाव जीते हैं, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह भी चुनाव जीती हैं। लेकिन अब की बार मंडी से कंगना रनौत के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह को खड़ा किया गया है। लेकिन यहां पर सिर्फ एक बात मैं कहूंगा कि 2019 का यदि आप विक्ट्री मार्जिन देखेंगे, जो मैंने बताया आपको कि बीजेपी को मिला था 68.75 और विक्ट्री मार्जिन था 43.07, लेकिन 2021 में वहां पर बाईपोल हुआ था और उस बाईपोल में प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की पत्नी ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस से और वो चुनाव जीत गई थी। लेकिन यहां भी एक चीज देखना पड़ेगा कि ये बाईपोल में प्रतिभा सिंह भले जीत गई थी, लेकिन वो बहुत ही क्लोज विक्ट्री मार्जिन था। 8,766 वोट से जीती थी बाईपोल में और फीसदी के हिसाब से देखें तो 1.18। और वहीं पे यदि आप 2019 का बीजेपी का विक्ट्री मार्जिन देखें तो 43.07 था। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि चारों सीट पे बीजेपी का बहुत भारी बहुमत के साथ 2019 में जीत हुई थी। अब हम आपको बताते हैं झारखंड में 3 लोकसभा क्षेत्र हैं। राजमहल में 2019 में जेएमएम जीती थी, जो इंडिया अलायंस का एलआई है। दुमका में बीजेपी की जीत हुई थी, गोड्डा में बीजेपी की जीत हुई थी। अब की बार एक खास बात यह है कि दुमका में शिबू सोरेन को 2019 में बीजेपी के कैंडिडेट सुनील सोरेन ने हराया था। लेकिन अब की बार दुमका से बीजेपी ने शिबू सोरेन की बहू दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन को खड़ा कर दिया है। किस लिए खड़ा किया है कि पिछले चुनाव में दुमका से शिबू सोरेन तो हारे थे, लेकिन वो विक्ट्री भारी बहुमत से नहीं थी, क्लोज विक्ट्री था, क्लोज मार्जिन था। यानी सुनील सोरेन ने हराया था शिबू सोरेन को, लेकिन मात्र 47,590 वोट से, और प्रतिशत में देखें तो 4.63। इसलिए अब की बार दुमका से सीता सोरेन को खड़ा कर दिया गया है बीजेपी ने अपने जीत को पक्का करने के लिए। गोड्डा से आप जानते हैं निशिकांत दुबे हैं। निशिकांत दुबे काफ़ी समय से 2019 में भी जीते, 2014 में भी जीते हैं, 2009 में भी जीते हैं, और उनको जो वोट मिला था 2019 में आप देखेंगे 50% से ज़्यादा गोड्डा में, यानी 53.4%, जबकि दुमका में बीजेपी को मिला था 47.26% और राजमहल में जेएमएम को मिला था 48.47%। ये रही बात झारखंड की। उड़ीसा में 6 लोकसभा क्षेत्र पे चुनाव हो रही है, जिसमें 6 में से बीजेपी को मिला था 2 सीट और 4 सीट मिला बीजेडी को। देखिए ध्यान दीजिएगा, मयूरभंज और बालासोर बीजेपी ने जीता था, लेकिन दोनों सीट क्लोज मार्जिन था। क्लोज क्या था यह सुनिए। मयूरभंज से बीजेपी का कैंडिडेट सिर्फ 2.20 के विक्ट्री मार्जिन से जीता था, यानी 25,256 वोट से। और ऐसा नहीं है कि मयूरभंज में बीजेपी पहली बार जीती थी। मयूरभंज में, उड़ीसा के मयूरभंज में बीजेपी 2019 में भी वहाँ से जीती है, 1998 में भी जीती है, 1999 में भी जीती है, लेकिन 2019 का विक्ट्री मार्जिन बहुत क्लोज था। हालांकि उनको वोट मिला था 42.06। दूसरा बालासोर भी उड़ीसा में प्रताप सारंगी बीजेपी के जीते थे। बड़े ही संगी हैं, बिल्कुल संत टाइप के व्यक्ति हैं। उन्होंने जीता था 1.12% के विक्ट्री मार्जिन से, यानी वोटों की संख्या जानेंगे तो आप समझ जाएंगे 12,956 वोट से मात्र प्रताप सारंगी जीते थे और उनको मिला था 41.79% वोट, और उन्होंने हराया था बीजेडी को। और ये क्लोज मार्जिन है। प्रताप सारंगी फिर से बालासोर से चुनाव लड़ रहे हैं
और तीसरा क्लोज मार्जिन जो है वो बीजेडी का है, वो है भद्रक। भद्रक में बीजेडी जीती जरूर थी, लेकिन विक्ट्री मार्जिन था 2.35, यानी उन्हें मिला था सिर्फ 28,803 वोट, और कुल वोट मिला था उन्हें बीजेडी को 41.86। कहने का मतलब ये क्लोज कंटेस्ट है। लेकिन उसके बाद यदि आप देखेंगे, जाजपुर बीजेडी ने जीता था, भारी बहुमत से जीता था। केंद्रपाड़ा उड़ीसा का बड़ा ही इंटरेस्टिंग लोकसभा क्षेत्र है। केंद्रपाड़ा इसलिए है कि यहाँ से बीजू पटनायक, जो नवीन पटनायक के पिताजी थे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, बड़े ही कद्दावर नेता थे। एक तरह से कहिए उड़ीसा के पर्याय ही हम मानते हैं बीजू पटनायक को। और संयोग था कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने उन्हें वो अहमियत नहीं दी जो मिलना चाहिए था, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। खैर, केंद्रपाड़ा से बीजू पटनायक 1977 में चुनाव जीते थे, 1980 में चुनाव जीते थे, 1984 में चुनाव जीते थे, और उसके बाद आप देखेंगे लगातार बीजेडी की जीत हुई है। बल्कि 2019 में भी बीजेडी जीती, 2014 में भी बीजेडी की जीत हुई थी, 1998, 99, 2004, 9, 14, 19, यानी कि केंद्रपाड़ा बीजेडी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन यहां पर कैच ये है कि बैजंत पांडा जो बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं, वो बीजेडी से पहले वहां से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, और 2019 में वो चुनाव लड़े बीजेपी से, लेकिन फिल्मी स्टार अनुभव मोहंती को बीजेडी ने खड़ा किया, जो पांडा को हरा दिया। अब खेल ये है केंद्रपाड़ा में कि अनुभव मोहंती बीजेडी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और जय पांडा, बैजंत पांडा फेमस हैं, जय पांडा के नाम से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं केंद्रपाड़ा से। इसलिए दो फॉर्मर एमपी, दोनों बीजेडी के, दोनों बीजेपी में आ गए हैं। इसलिए अंदाज ये लगाया जा रहा है कि शायद पहली बार केंद्रपाड़ा में बीजेपी बीजेडी के स्ट्रॉन्ग होल्ड को ब्रेक करेगी नहीं करेगी, ये तो हम इंतजार करना होगा। संभावना यही है। छठा क्षेत्र है जगत सिंहपुर, जहां से बीजेडी लगातार जीतती रही है। आप देखेंगे और उनका विक्ट्री मार्जिन भी काफ़ी है, उन्हें 50% से ज़्यादा वोट मिला हुआ है। तो कुल मिला के आप यदि उड़ीसा का देखें, 6 सीट का, मयूरभंज में बीजेपी को मिला था, बीजेपी जीती थी 42.06, बालासोर में बीजेपी की जीत हुई थी 41.79%, भद्रक में बीजेडी की जीत हुई थी 41.86%, जाजपुर में बीजेडी की जीत हुई थी 49.81%, केंद्रपाड़ा में बीजेडी की जीत हुई थी, अनुभव मोहंती जीते थे, 50.87% वोट मिला था, और जगत सिंहपुर में बीजेडी की जीत हुई थी 50.44। अब अंदाज लगा लीजिए कि ये 4 सीट में 3 सीट जो बीजेडी ने जीता था, वो तकरीबन सब में 50% से ज़्यादा वोट मिला था, सिर्फ भद्रक को छोड़ के, जो क्लोज मार्जिन था। यानी इस बार केंद्रपाड़ा कुछ इधर उधर हो सकता है, दूसरा भद्रक भी इधर उधर हो सकता है, और जो बीजेपी का क्लोज मार्जिन है उस पर भी ध्यान रखना होगा। अब हम आते हैं पंजाब। बड़ा ही इंटरेस्टिंग राज्य है पंजाब। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद वहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। 2019 में एनडीए का अलायंस ने चुनाव लड़ा था, यानी 2 सीट एसएडी को मिला था और 2 सीट बीजेपी को, और 8 सीट मिला था कांग्रेस को और 1 सीट मिला था आपको। लेकिन उसके बाद आपको भारी बहुमत मिली। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि वहाँ पे पंजाब में 13 सीट क्या कहता है। 13 सीट में 6 सीट ऐसे हैं जो 5% से कम वोट से फैसला हुआ था 2019 में। अब वो 6 सीट 13 में से कौन है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले गुरदासपुर, वहाँ पे 2019 में बीजेपी की जीत हुई थी,
आपको पता होगा सनी देओल चुनाव जीते थे वहाँ से और उनको मिला था 50.61%, यानी 50% से ज़्यादा। अमृतसर कांग्रेस की जीत हुई थी, याद होगा आपको 2014 में अरुण जेटली वहाँ से हारे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हराया था, लेकिन 2019 में भी कांग्रेस की जीत हुई, उनको मिला था 51.78%। खादुर साहिब कांग्रेस की जीत हुई थी 43.95। जालंधर कांग्रेस की जीत हुई थी 34.05। होशियारपुर बीजेपी की जीत हुई थी, उन्हें मिला था 42.52%। आनंदपुर साहिब कांग्रेस, जहाँ से मनीष तिवारी जीते थे कांग्रेस के, 39.57%। लुधियाना जहाँ से कांग्रेस की जीत हुई थी 36.66%। फतेहगढ़ साहिब कांग्रेस की जीत हुई थी 41.75%। फरीदकोट कांग्रेस की जीत हुई थी 42.98%। फिरोजपुर जहाँ से जीते थे सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल के पुत्र और अकाली दल के शीर्षस्थ नेता, और उनको मिला था 54.05, यानी पंजाब के 13 सीट का आकलन आप करेंगे, सबसे ज़्यादा वोट सुखबीर सिंह बादल को मिला था फिरोजपुर में। भटिंडा से जीती थी हरसिमरत कौर बादल, सुखबीर बादल की पत्नी, प्रकाश सिंह बादल की बहू, 41.52 वोट मिला था परसेंटेज। संगरूर में एक सीट मात्र जहां पे आपकी जीत हुई थी 37.40। पटियाला प्रणीत कौर, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी, उनकी जीत हुई थी, उनको वोट मिला था 45.17%। अब देखिए यहां पर असली खेल में आपको बता रहा हूं कि 6 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे क्लोज फाइट था। क्लोज फाइट माने, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जहां पे हार और जीत का फैसला 5% से कम पे हुआ है। अब देखिए यहां पर 2019 से परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी बदल चुका है। कांग्रेस के ढेरों नेता बीजेपी में आ चुके हैं, आपके ढेरों नेता बीजेपी में आ चुके हैं। कांग्रेस और आपका राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस है, दिल्ली में अलायंस है, पंजाब में नहीं। जैसे टीएमसी से कांग्रेस का दिल्ली में अलायंस है, बंगाल में नहीं। ये कैसा अलायंस है, कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन यहां पे पंजाब में कुल मिला के ये हो रहा है कि बीजेपी भी 13 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस भी 13 सीटों पर लड़ रही है, अकाली दल भी 13 सीटों पर लड़ रही है, और आप भी 13 सीटों पर लड़ रही है, यानी चौतरफा फाइट है। अब देखिए उस चौतरफा में क्लोज कंटेस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं जालंधर। अब देखिए जालंधर में क्या है, कांग्रेस की जीत हुई थी। अब जालंधर में क्लोज फाइट कितना है आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि वहां पे 2019 में कांग्रेस की जीत तो हुई थी, लेकिन 1.91% से, यानी कांग्रेस जीती थी सिर्फ 19,491 वोट से। और हारा कौन था, अकाली दल। और उसके बाद असली खेल क्या हुआ कि जालंधर में 2023 में उपचुनाव होते हैं, और उपचुनाव में आपके सुशील कुमार रिंकू चुनाव जीत जाते हैं। आगे भी खेल जारी है, सुशील कुमार रिंकू आपके भी नहीं रहे। अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वहां के सिटिंग बाईपोल में एमपी रहे सुशील कुमार रिंकू, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं जालंधर से। तो कहने का मतलब है कि जो सिटिंग एमपी है आपका, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है, और वहीं से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव लड़ रहे हैं। जो आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के चन्नी को बनाया गया था, दलित नेता हैं, राहुल गांधी की सोच थी पंजाब जीत जाएंगे, करारी हार हुई, मुंह की खानी पड़ी और कुछ नहीं हुआ। तो ये क्लोज कंटेस्ट 2019 का देखेंगे वो है। और दूसरा क्लोज कंटेस्ट ये है कि वहां पर 23 में जो बाईपोल हुआ, वहां जो जीता आपका कैंडिडेट वो बीजेपी में आ चुका है। अब देखिए उसके बाद हम बताएं आपको गुरदासपुर में, जैसे मैंने बताया कि सनी देओल जीते थे भारी बहुमत से,
यानी कि उनको मिला था, जैसा मैंने बताया, 50% से ज़्यादा वोट मिला था। अमृतसर से कांग्रेस की जीत हुई थी और वहाँ पर हारे थे हरदीप सिंह पुरी, और उससे पहले जैसे मैंने बताया कि 2014 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जीते थे। लेकिन अमृतसर वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर बीजेपी के नवजोत सिंह सिद्धू 2004 में भी लोकसभा चुनाव जीते थे, 2007 उपचुनाव भी जीते थे, 2009 में भी चुनाव जीते थे, लेकिन उन्हें 2014 में टिकट नहीं दिया गया। लेकिन वो अड़ गए इस बात पर कि मैं राज्यसभा बीजेपी से नहीं जाऊंगा, दूसरे क्षेत्र में नहीं लड़ूंगा, और अमृतसर दिया गया अरुण जेटली को। ये अलग बात है कि अरुण जेटली भी चुनाव हार गए, और उसके बाद कैप्टन स्वयं अरुण जेटली को तो हराए, लेकिन बाद की राजनीति ऐसी हुई कि आज की तारीख में कैप्टन अमरिंदर सिंह सपरिवार बीजेपी में है। खादुर साहिब में भी कांग्रेस की जीत हुई, भारी बहुमत तो नहीं कहेंगे, 43.95 से, और 13.44% उनका रहा। जालंधर मैंने बताया आपको। अब उसके बाद देखिए दूसरा जो क्लोज कॉन्टेस्ट है होशियारपुर। होशियारपुर में देखिए क्या हुआ। होशियारपुर में बीजेपी के सोम प्रकाश चुनाव जीते 2019 में, और वो केंद्रीय मंत्री भी बने, लेकिन उनकी जीत हुई बहुत ही क्लोज कंटेस्ट में। यानी बीजेपी की जीत तो हुई होशियारपुर से, लेकिन उनका विक्ट्री मार्जिन था 4.89 और उनको वोट मिला था 42.52, और वो जीते थे सिर्फ 45,503 वोट से, 30 वोट से। तो कहने का मतलब जालंधर क्लोज फाइट, होशियारपुर बीजेपी का क्लोज फाइट। अब देखिए आनंदपुर साहिब, जहां से मनीष तिवारी चुनाव जीते थे, आपको पता होगा कि मनीष तिवारी आनंदपुर साहिब से चुनाव अब की बार नहीं लड़ रहे हैं, वो चले गए हैं कहाँ, चंडीगढ़। जाने का कारण क्या है, क्योंकि पिछली बार 2019 में मनीष तिवारी का इतना क्लोज फाइट था कि 4.33% से वो जीते थे, यानी 46,884 वोट से। अब वोट भी उन्हें काफ़ी कम मिला था, 39.57%, और यही कारण है हार के डर से मनीष तिवारी चंडीगढ़ आ गए हैं, आनंदपुर साहिब से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब चौथा देखिए फतेहगढ़ साहिब, जहां से कांग्रेस की जीत हुई थी, अब वहां भी क्लोज कंटेस्ट था। कैसा क्लोज कंटेस्ट था मैं आपको बता रहा हूं। वहां पे फरीदकोट साहिब में 4,898 वोट से जीते थे कांग्रेस के कैंडिडेट। आप अंदाज लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ 4,898 से जीतना कितना कठिन और रिस्की जीत है। और उसके बाद आप देखेंगे पांचवा जो क्लोज कंटेस्ट है भटिंडा, हरसिमरत कौर बाल वो जीत गई थी 2019 में, और उनका यदि आप देखेंगे हिसाब किताब तो आप चौंकेंगे कि उनकी जीत हुई थी सिर्फ 1.81% से, और उनके कॉन्टेस्ट में थे कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा, जो सिर्फ 1.81% से चुनाव हारे थे, और हरसिमरत 1.81% से चुनाव जीती थी, यानी 21,772। और अब की बार भी हरसिमरत कौर के लिए रास्ता साफ नहीं है। बीजेपी ने एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिया है वहाँ पे, परमपाल कौर सिद्धू, जो ब्यूरोक्रेट रही हैं और अकाली दल, बड़े अकाली दल नेता की बेटी हैं, और वो भटिंडा से चुनाव लड़ रही है। क्लोज कंटेस्ट तो था ही, लेकिन आपका भी कैंडिडेट है, बीजेपी का भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी है और अकाली का भी है। क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। उसके बाद संगरूर ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जो अकेला, जहां से आपके भगवंत मान जीते थे 2014 में भी, 2019 में भी, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो 2022 में उपचुनाव हुआ, और उस उपचुनाव में आपका कैंडिडेट हार गया। जीता कौन, अकाली दल अमृतसर के कैंडिडेट सिमरनजीत सिंह मान। हालांकि बहुत ही क्लोज कंटेस्ट था, वो कंटेस्ट समझिए एक तरह से उन्होंने जीता था 0.88%, यानी सिमरनजीत सिंह मान 2022 में संगरूर तो जीत गए, लेकिन जीते थे सिर्फ
245 वोट से। लेकिन 2019 का आंकड़ा देखेंगे, उसमें भगवंत मान काफ़ी वोटों से जीते थे। और रहा पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, प्रणीत कौर। वहाँ से कैप्टन अमरिंदर भी चुनाव जीत चुके हैं 1980 में। प्रणीत कौर 99, 2004, 2009 में भी चुनाव जीत चुकी हैं और उनका जीत का जो अंतर था काफ़ी अच्छा था। तो कुल मिला के पंजाब में स्थिति ये है कि 6 लोकसभा सीट इतना क्लोज रहा है कि वहाँ पे अब की बार परिणाम क्या होगा। और यही कारण है कि बीजेपी भी दावा कर रही है, अकाली दल भी दावा कर रही है, कांग्रेस भी दावा कर रही है, आप भी दावा कर रही है कि वहाँ पर हम बहुत भारी जीत दर्ज करेंगे। बीजेपी के साथ ये है कि बहुत सारे नेता अकाली दल से, कांग्रेस से, आप से बीजेपी में आए हैं। होगा क्या? क्योंकि अमृतसर से जैसे उन्होंने तरनजीत सिंह को खड़ा किया है, जो फॉरेन सर्विस में थे और बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके फैमिली के ऐसे व्यक्ति एक रहे हैं जो श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वन ऑफ द फाउंडर रहे हैं। देखना होगा 4 जून को क्या होता है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीट है, जिसमें 9 पे बीजेपी की जीत हुई, 2 पे अकाली दल और बीएसपी 2। यहाँ पर क्लोज कंटेस्ट 2 रहा है। एक बलिया आप जानते होंगे, चंद्रशेखर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बल्कि बलिया को चंद्रशेखर का पर्याय कहा जाए तो वही अच्छा रहेगा। बीजेपी वहां से जीती तो रही है, लेकिन इतना क्लोज मार्जिन रहा है कि अब की बार चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर बीजेपी में आ गए हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं बलिया से। कारण सिर्फ ये है कि जो पहले बीजेपी के कैंडिडेट थे इतने क्लोज थे कि उनकी हार की संभावना बन सकती थी। जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ वो जीते थे 2019 में 15,519 वोट से। तो एक बलिया और दूसरा चंदौली, उत्तर प्रदेश में चंदौली से बीजेपी की जीत तो हुई थी, महेंद्र पांडे जीते और वो 2014 में भी जीते हैं, लेकिन 2019 का जो उनका विक्ट्री मार्जिन है इतना कम है 1.28%, यानी सिर्फ 13,959 वोट से जीते थे। इसलिए संभावना जीत सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ उलटफेर भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ पर कैंडिडेट बदला नहीं है जैसे उन्होंने बलिया में किया। और बाकी यदि आप देखेंगे बीजेपी का, महाराजगंज में बीजेपी को मिला था 59.20%। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ, वहाँ से जानते हैं रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं दूसरी बार, उनको मिला था 2019 में 60.54%। कुशीनगर से बीजेपी की जीत हुई थी 56.69%। देवरिया से बीजेपी की जीत हुई थी 57.19%। बांसगांव से बीजेपी की जीत हुई थी 56.41%। घोसी से बीएसपी की जीत हुई थी अफजल अंसारी, उनको मिला था 50.3%। सलेमपुर से बीजेपी की जीत हुई थी 50.72% से, बलिया में बता चुका हूं। और गाजीपुर से बीजेपी की जीत हुई थी, नहीं, गाजीपुर से बीएसपी की जीत हुई थी अफजल अंसारी की, उनको मिला था 51.20। चंदौली से बीजेपी जीते थे, जिनका जिक्र मैंने किया। वाराणसी से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनको मिला था 63.62% वोट। मिर्जापुर से अपना दल के कैंडिडेट जीते थे, उनको मिला था 53.34%, जहां से अनुप्रिया पटेल जीतती हैं। रॉबर्टगंज से भी अपना दल के कैंडिडेट जीते थे, जिनको मिला था 45.32%। कहने का मतलब है कि यहां पर अधिकांश सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी 50% से ज़्यादा वोटों से। ये है उत्तर प्रदेश का। अब हम आते हैं बंगाल में 9 सीट 9 टीएमसी के खाते में गया था 2019 में, लेकिन सिर्फ एक सीट है जो मेरे डेफिनेशन के हिसाब से क्लोज मार्जिन है, विक्ट्री मार्जिन, और वो क्षेत्र है दमदम, जहां से सौगतो राय चुनाव जीते थे, बल्कि 2009, 14, 19 तीनों बार जीत चुके हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सौगतो राय सिर्फ जीते थे 4.40% से, और उनको वोट मिला था 42.51%, और जीत का संख्या थी 53,002 वोट से। ये
क्लोजेस्ट मार्जिन सिर्फ बंगाल में एक दमदम है सौगतो राय का। बाकी आप देखेंगे जैसे बरासत में बीजेपी टीएमसी को मिला था 46.47, बासीरहाट में मिला था 54.26%, जयनगर में 56.13%, मथुरापुर में 51.84%, दमदम हार्बर जहां से अभिषेक बनर्जी जीते हैं, ममता बनर्जी के भतीजे, 56.14%, जादवपुर से 47.51%, कोलकाता से दक्षिण से 47.50%, कोलकाता उत्तर से 49.09%। लेकिन एक खास बात यहां पर यह है कि 9 के 9 सीट में टीएमसी की तो जीत हुई है, लेकिन 9 सीट पे बीजेपी रनर अप है। हालांकि फासला है, फासला देखेंगे तो काफी है, लेकिन रनर अप बीजेपी है। तो ये कुल मिला के वेस्ट बंगाल का है। अब आखिर में चंडीगढ़ से बीजेपी लगातार 2014 और 2019 में चुनाव जीत चुकी है। किरण खेर बॉलीवुड स्टार वहां से जीती रही हैं, लेकिन अब की बार वहां पे संजय टंडन को दिया गया है जो बिल्कुल पॉलिटिशियन है, और उनके खिलाफ जैसा मैंने बताया मनीष तिवारी हैं। और वहां का विक्ट्री मार्जिन आप देखेंगे, हालांकि बॉलीवुड स्टार थी, लेकिन 2019 में किरण खेर को मिला था 50.6% वोट, और 2014 में मिला था किरण खेर को 42.2%, और 2019 में विक्ट्री मार्जिन था 10.3%। उस हिसाब से देखें ऑन पेपर लगता है कि चंडीगढ़ में बीजेपी का एडवांटेज है। तो कुल मिला के ये 8 राज्य हैं, जिसमें से 7 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और कुल मिला के जो मैंने कहा कि पार्टी पोजीशन यदि आप देखेंगे टोटल का, तो उसमें एनडीए का एडवांटेज है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरे राज्यों का, आप यदि मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो 8 के 8 राज्य के बारे में आपको बिल्कुल एक जानकारी का अंदाज लगेगा कि 7वें फेज में क्या होने जा रहा है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं आपको आखिर में कि 57 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं 7वें फेज में, जिसमें एनडीए को मिला था 2019 में 30 सीट, और इंडिया अलायंस को मिला था 9 सीट, और अन्य के खाते में गया था 18 सीट। यानी बीजेडी 4, 1 आप, 2 एसएडी, 2 बीएसपी, 9 टीएमसी। और एनडीए में देखेंगे तो बीजेपी को 25 सीट और उसके एलआई को 5। स्ट्राइक रेट देखेंगे तो एनडीए का स्ट्राइक रेट बनता है 53% और इंडी का बनता है 16%, और अदर्स के खाते में जाता है 31%। इसका मतलब है कि एडवांटेज एनडीए है। होगा क्या, ये तो हमारा अनुमान है, और उस अनुमान को परिणाम में बदलने के लिए हम सबको इंतजार करना होगा। पहले 1 जून का जब चुनाव होगा आखिरी फेज का, उसके बाद 4 जून का जब चुनाव परिणाम घोषित होगा। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में आपसे एक दरखास्त है, एक आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके साथ हमेशा अपनी बात साझा करते रहें और आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।